जय हिंद दोस्तों। हमारा देश भारत कभी दुनिया की 33% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, तभी तो हमें सोने की चिड़िया बुलाया जाता था। वही देश 1947 आते हर तरफ से निचोड़ा जा चुका था। किसने किया था ये? पहले मुगल्स ने इसकी नींव हिलाई और फिर द ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूट मचाई। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम गोरे या फिर अंग्रेज भी कहते हैं, द ब्रिटिशर्स। यू नो व्हाट, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश से आके चले गए, जानते हैं हमारी 24% ग्लोबल जीडीपी की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% तक रह गई थी। इतना निचोड़ा है उन्होंने हमें। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और पर्दा उठाएंगे ब्रिटिश हिपोक्रेसी का, जिसने सिर्फ इंडिया को लूटा ही नहीं बल्कि आज भी हमारे डेवलपमेंट नैरेटिव को सैबोटेज करने में लगे हुए हैं। आपने स्कूल की किताबों में अच्छी तरह पढ़ा होगा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमें कितना कुछ दिया है। हाँ, हम पे राज किया, लेकिन देश की तरक्की में हमें रेलवेज दी, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई, लॉ एंड डेमोक्रेसी छोड़ के चले गए। तो हमें तो उनका मेहरबान रहना चाहिए ना। रियली गोरे ये वही लोग हैं जिन्होंने 200 साल तक हमारा खून चूसा, जिन्होंने यहाँ जलियांवाला बाग जैसा मैसेकर किया, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा दी और आज वही हमें ह्यूमन राइट्स सिखाते हैं। जलियांवाला बाग, अगर आप इसके बारे में और उसके बदले की कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं जो उधम सिंह ने लिया था, तो मैं जो इन दोनों टॉपिक्स पे डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप देखिएगा जरूर। अब आते हैं वापस हमारी हिस्ट्री बुक्स पे और उसके पीछे की सच्चाई जो अनकवर करनी है। उतारते हैं उन गोरों पे से नकाब और पहचानते हैं उस लूट की मशीनरी की हकीकत। जी, ये है कहानी इकोनॉमिक चोरी की, बदले हुए नैरेटिव की। दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन एंड इट्स हिपोक्रेसी। चैप्टर 1, द $45 ट्रिलियन हाइस्ट। कुछ साल पहले लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनियन में हमारे एक हिंदुस्तानी ने अंग्रेजों को आईना दिखाया था, डॉक्टर शशि थरूर। और क्या ही आईना दिखाया था। उन्होंने एक सिंपल सी बात की, ब्रिटिश ओज इंडिया रिपेरेशंस, यानी मुआवजा। वाई? कितना डैमेज किया है उन्होंने, कीमत तो चुकानी ही होगी ना। ब्रिटिशर्स अक्सर कहते हैं कि उन्होंने इंडिया को मॉडर्नाइज किया है। मॉडर्नाइज, सच्चाई तो ये है कि भारत उस वक्त के हिसाब से पहले से ही बहुत एडवांस था। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील, मैरीटाइम डोमिनेंस, साइंस एंड मेडिसिन, सब कुछ दुनिया के लिए एक मिसाल था। डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मेरी भारत के इन्वेंशंस वाली वीडियो देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगी, लेकिन प्लीज देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इंडिया क्या ही चीज थी। सो ब्रिटिशर्स ने हमें सिविलाइज नहीं, डी इंडस्ट्रियलाइज किया था। टेक्सटाइल डिसमेंटल की थी, लोकल इंडस्ट्रीज क्रश और टैक्सेशन के जरिए वेल्थ की चोरी। इस बात को खुद ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन पॉलिटिकल ब्रिटेन हमेशा डिनाई करता रहा। रिनाउंड इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक ने अपनी रिसर्च में बताया कि 1965 से 1938 के बीच में ब्रिटिशर्स ने इंडिया से सिस्टमैटिकली अप्रॉक्सीमेटली $45 ट्रिलियन लूटे हैं। कैसे? ना, ये कोई सिंपल टैक्स नहीं था, ये एक स्मार्ट चोरी थी। समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जनता यानी हमसे टैक्स वसूलती थी। क्यों? यहाँ हुकूमत के लिए हमारा पैसा अब उनके हाथ चला जाता। अब उसी टैक्स के पैसे से वो हमारी ही जनता का माल जैसे कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस एक्सेट्रा खरीदते थे और उस माल को पूरी दुनिया में बेच के प्रॉफिट कमाते थे। यानी पैसा हमारा, माल भी हमारा और प्रॉफिट उनका, जो पूरी तरह से हमारा होना चाहिए था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये मुनाफा हमारे लिए 3 लेयर्ड नुकसान में बदल दिया। इसे कहते हैं द ग्रेट ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसे दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ने पॉपुलराइज कर अंग्रेजों को एक्सपोज किया था। जैसे हमारी टेक्सटाइल एक्सप्लॉयटेशन। 18th सेंचुरी में इंडियन टेक्सटाइल बहुत प्रोग्रेस कर रही थी। ढाका का म्यूजिलेन यानी मलमल, उसकी धूम लंदन की गलियों में गूंजती थी। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडियन गुड्स पर मैसिव इंपोर्ट ड्यूटीज लगाए, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल उठाया, उसे अपने मशीन मेड कपड़ों में बदला और फिर यही वापस इंडिया की मार्केट में लाके भर दिया। और कहते हैं उन्होंने हमारे वीवर्स के अंगूठे और उंगलियां भी काट दी ताकि वो वीव ना कर सकें और हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाए। ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडियन टेक्सटाइल की लाशों पे बनाया है और आज वही ब्रिटेन हमें
फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट पर लेक्चर देता है। उनके सिंपैथाइजर कहते हैं पर उन्होंने तुम्हें रेलवेज तो दी, द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क देयर इज। चलिए इस पे भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। रेलवेज इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश मिलिट्री और ट्रेड के लिए बनाई गई थी। ट्रेन्स का यूज रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक ले जाने के लिए होता था, भारत को खाली करने के लिए। हिंदुस्तानियों में भ्रम फैल गया था कि रेलवेज उनके फायदे के लिए हैं, जबकि उनमें भारतीय कम और अंग्रेजों की मिलिट्री ज्यादा मूव होती थी। एक और बात, हाँ, रेलवेज में ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्ट किया लेकिन विद अ गारंटेड रिटर्न ऑफ 5% प्रॉफिट, मीनिंग चाहे ग्राउंड पे जो रेलवेज है वो नुकसान में चले लेकिन ब्रिटेन को इस इन्वेस्टमेंट का 5% मुनाफा मिलता रहेगा। लेकिन अगर रेलवेज घाटे में है तो ये कहां से जाएगा मुनाफा? ऑब्वियसली इंडियन टैक्स पेयर की पॉकेट से, जनता से। तो रेलवेज हमने अपने पैसों से बनाई है। फिर लोग कहते हैं कि जो उन्होंने हमें डेमोक्रेसी और लॉ दिया उसका क्या? चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। हाँ, लॉ दिया, इंक्लूडिंग सेडिएशन लॉ सेक्शन 124A, जिसका यूज करके वो हमारे ही लोग फ्रीडम फाइटर्स को जेल में डालते रहे। और डेमोक्रेसी, वो क्या ही किसी को डेमोक्रेसी देगा जो खुद गुलाम बनाकर हमें रखे हुए था। डेमोक्रेसी तो हमने उनसे छीनी है और हासिल की है हजारों शहादतों के बाद। ब्रिटिश रूल सिर्फ गवर्नेंस नहीं था, वो एक इकोनॉमिक पाइपलाइन था, इंडिया का पैसा ब्रिटेन बाहर भेजने के लिए, टू फंड ब्रिटिश वॉर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत में एम्प्लॉयड ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरी भी इंडियन पैसों से ही जाती थी। यूरोप में छिड़ी वॉर का खर्चा इंडिया से ही जाता था और हमारे लोग भी उनकी आर्मी में भर्ती होने लगे, वो लेने लगे, बट नॉट एज ऑफिसर्स। फिर आई लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। चाहे कुछ भी हो, किसानों को टैक्स देना ही पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब, टैक्स देना होगा। चाहे बाढ़ से पूरी उपज खराब हो गई हो, लेकिन टैक्स देना होगा। पर किस चीज का टैक्स है भाई? हमारे लैंड में हम काम कर रहे हैं और अपनी ही कमाई आपको दे दें। क्यों? क्योंकि आपने कब्जा कर रखा है हमारी जमीन पे। हाँ, दैट इज इट, दादागिरी। किसानों का कर्जा बढ़ता गया, जमींदारी मजबूत हुई, किसान टूटते गए और फिर आया कैश क्रॉप। ये वो फसल है जो इंडियन कंजम्पशन के लिए नहीं है, एक्सपोर्ट और प्रॉफिट के लिए उगाई जाने लगी, जैसे इंडिगो और ओपियम। मैंडेट ये था कि अन्न नहीं, नील और ओपियम उगाओ। खेतों में अनाज कम हुआ, चाइना को ओपियम भेजा गया। हमारे किसानों के पेट खाली होते गए और ब्रिटिश एम्पायर की तिजोरी भर दी गई। फिर आया फॉरेस्ट एक्ट, जिसके कारण ट्राइबल लोगों के राइट्स खत्म हुए, यानी जो लोग जंगल में रह अपना जीवन चला रहे थे, अब उनका उस जंगल के रिसोर्सेज पे कोई हक नहीं रहेगा, बैन लग गया ना। जंगल बचाने के लिए नहीं, कोई एनवायरमेंटल सोच नहीं थी ये। ट्राइबल के बैन करने के बाद उन रिसोर्सेज का यूज अब खुद ब्रिटिश करने लगे। न जाने ऐसे कितनी ही चीजें हैं जो उन्होंने हम पे की। पैसों, कारोबार, हक की चोरी के अलावा उन्होंने एक टैंजेबल चोरी भी की, फिजिकल लूट। कोहिनूर की, हमारा हीरा, आर्टिफैक्ट्स, हमारी मूर्तियां, मैन्युस्क्रिप्ट, क्रिएशंस। लंदन के म्यूजियम भरे हुए हैं हमारी चीजों से, जो वो हमारे घर पे घुस के चोरी करके ले गए हैं और आज तक लौटाए नहीं। ये देख समझ आता है कि ये सब कुछ भी रैंडम प्लंडर नहीं था, ये 200 साल का स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। हमारे को स्ट्रेटेजिकली टारगेट किया गया है। एक देश जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस था, उसे मार्केट बनाया गया है। जो अपनी अर्थव्यवस्था कंट्रोल करता था, उसका फिस्कल स्विच लंदन मूव कर दिया गया। मैं ये सब इतने अच्छे से कभी नहीं बता पाऊंगी जो ग्लोबल स्टेज पे शशि थरूर बता चुके हैं। क्या ही बेनकाब किया है उन्होंने गोरों को ऑक्सफोर्ड की डिबेट में। आप प्लीज इंटरनेट पे उसे जरूर देखिएगा। उस डिबेट के बाद गोरे अनकंफर्टेबल जरूर हुए, लेकिन माफी फिर भी नहीं मांगी। और हमारी धरोहर जो उनके म्यूजियम्स में रखी हुई है, उनको लौटाने की कभी नियत या बात भी नहीं की। चैप्टर 2, विंस्टन चर्चिल। उनको बहुत ही सम्मान के साथ याद किया जाता है, क्योंकि वो लीडर थे जब हिटलर को हराया गया था। हिटलर जो हॉलोकास्ट के जिम्मेवार हैं, लेकिन भारत के लिए चर्चिल एक मास मर्डरर हैं, हमारे हॉलोकास्ट के जिम्मेवार।
1943 में बंगाल में अकाल पड़ा तो ऑब्वियसली वहां अनाज की कमी हो गई, पर अकाल देखकर और अनाज की कमी के बावजूद चर्चिल ने वहां से अनाज निकाल यूरोप की ग्रेनरी के स्टॉक्स भरे। कुछ ऑफिसर्स ने उन्हें बताया भी कि खाने की कमी के कारण लोग मरने लगे हैं, तो उनके वेरियस स्टेटमेंट्स आए। I hate Indians. They are a beastie people with beastie religion. The famine was their own fault for breeding like rabbits. उन्होंने ये भी पूछा, Has Gandhi died yet? अगर गांधी नहीं मरा, जिंदा है, मतलब खाना है, भूखमारी नहीं है। इस दौरान कुछ 40 लाख इंडियंस मारे गए थे भूख से। हिटलर के हॉलोकास्ट पर फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनती रहती हैं। मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाई है, एंड राइटली सो, बिकॉज दैट डिजर्व्स द अटेंशन इट गेट्स। लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा। बट व्हाट अबाउट इंडियन हॉलोकास्ट? ये चर्चिल ने जो किया था उसके बारे में कोई बातें क्यों नहीं करता है? कौन करेगा? आज ब्रिटेन जब इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू सिखाता है तो भूल जाता है जो उसने खुद किया। ये है उनकी हिपोक्रेसी। माफी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, और पूरी तरह से नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश की। वो कहते हैं ये एम्पायर कॉम्प्लेक्स था, मिस्टेक्स हुई बट पॉजिटिव्स भी थे। चलो वो तो पुरानी बात है, लेकिन आज का क्या? जिस जमाने में तलवारें नहीं, कलम, कैमरा और सोशल मीडिया चला के नैरेटिव सेट किए जाते हैं। आज जब इंडिया मंगलयान भेजता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स भारत का कार्टून के जरिए मजाक उड़ाता है, एक धोती वाले आदमी को एलीट स्पेस क्लब के दरवाजा खटखटाते दिखाते हुए। जब इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ब्रिटेन के आगे निकला तो बीबीसी ने भारत की पॉवर्टी पर डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू कर दी, इस बात को डाइल्यूट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्लोबल नॉर्थ, जिसमें वेस्टर्न सोसाइटीज आते हैं, उन्हें हजम नहीं होता कि उनकी पुरानी कॉलोनी इंडिया उनसे आगे निकल रही है। तो एक नैरेटिव सेट हो गया, ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ का, जहां एशियन सोसाइटीज को हर किस्म से नीचा दिखाया जाता है। ब्रिटिश मीडिया और थिंक टैंक्स इंडिया को अक्सर बैकस्लाइडिंग डेमोक्रेसी, प्रॉब्लमैटिक डेवलपमेंट मॉडल और न जाने क्या क्या कह के बुलाते हैं। देखिए, आई एम नॉट ब्लाइंडसाइडेड टू आवर प्रॉब्लम्स, बहुत हैं, एंड वी मस्ट वर्क ऑन इट एंड सॉल्व। अरे बहुत कुछ है हमारे देश में बदलने के लिए और सुधारने के लिए। इन मुद्दों और क्रिटिसिज्म पे बात करनी भी जरूरी है, लेकिन उस बात के पीछे की इंटेंशन जानने भी जरूरी है। जब हम इंडियंस बात करते हैं इन इश्यूज के बारे में और उठाते हैं तो हमारी इंटेंशन होती है बदलाव लाओ, ग्रो करो, डेवलप हो, आगे बढ़ो, तरक्की पे चलो। पर जब वेस्टर्न कंट्रीज सेम इश्यूज उठाती हैं, उनका इंटेंशन बहुत अलग होता है, हमें बैकवर्ड और नीचा दिखाने का, एंड मोर सो जियोपॉलिटिकल एजेंडा चलाने का। आप उनके हर वर्ड पे विश्वास करते हैं। जान लीजिए कि वो आपका माइंडसेट बदल के हमारे देश को हाईजैक करना चाहते हैं, हम पे न्यू एज तरीके से फिर से कंट्रोल करना चाहते हैं, और आप वेस्टर्न मीडिया की खबरें पढ़ के उसको गॉस्पेल ट्रुथ मान लेते हैं। आज भारत बदल रहा है। आज का युवा सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं, आवाज उठा रहा है। डॉक्टर शशि थरूर चाहे युवा ना हो, पर उन जैसे तजुर्बेकार लोग अपनी ब्रिलियंसी के साथ जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ब्रिटेन की झूठी कहानियों पर सवाल उठाते हैं तो बदलाव तो आता ही है। शशि थरूर ने अपनी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस में ब्रिटेन से ऑन मॉरल ग्राउंड्स रिपार्टेशंस के यानी अमेंडमेंट्स की मांग की है। एक और थिंकर हैं जे साई दीपक, जो कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी आइडेंटिटी कॉलोनियल हैंगओवर से आज़ाद होनी चाहिए। उनकी बुक इंडिया दैट इज भारत एक आई ओपनर है। दिस इज कम्प्लीटली ट्रू। हम अंग्रेजों की से फिजिकली तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट अभी भी उसी सदी में है, उनकी गुलामी में जी रहा है। कॉन्फिडेंस ही खत्म करके चले गए हैं वो हमारा। इतना दुत्कारा उन्होंने हमें कि हमारा विश्वास ही कहीं खो गया। वी मस्ट कम आउट ऑफ इट। हार्वर्ड के प्रोफेसर कैरोलिन एल्किन्स अपनी बुक लेगेसी ऑफ वायलेंस में साफ कहते हैं कि ब्रिटिश लॉ नहीं बल्कि सिस्टमैटिक वायलेंस था। और एंगस मैडिसन के स्टैटिस्टिक्स तो दुनिया के लिए कॉलोनियल लूट का एक आईना है। अकॉर्डिंग टू हर, ईयर 1 CE में इंडिया 32 to 33% GDP दुनिया में कंट्रीब्यूट करता था। 1700s में विच वॉज एस्टिमेटेड टू बी लेट मुगल एरा, तब तक वो 24% आ गया, और ब्रिटिशर्स के जाने तक 3%। आज तक हमें हमारा ही इतिहास ब्रिटिशर्स की नज़रों से बताया और दिखाया जाता है, तभी हमें वो माई बाप लगते हैं और हम खुद अपने को गुलाम समझते हैं। जबकि ये हमारा इतिहास है, हमें हमारी नज़रों से देखना चाहिए।
जो आजकल देखा जा रहा है अच्छी शुरुआत है, लेकिन हमें इस कॉलोनियल मेंटालिटी से पूरी तरह आजाद होना होगा। ब्रिटिशर्स अपने किए पे रिग्रेट, अफसोस जताते हैं पर कभी अपोलोजाइज नहीं करते। 2013 में उनके तब के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन अमृतसर आए, जिन्होंने जलियांवाला बाग की विजिटर बुक में लिखा अ डीपली शेमफुल इवेंट इन ब्रिटिश हिस्ट्री। अफसोस तो जताया, लेकिन माफी? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, उनका जवाब था, विच इज नॉट quoted but it is said that he said that it happened 40 years before I was born। तो हाथ झाड़ दिए। थोड़ा समझते हैं कि वो रिग्रेट से आगे बढ़ के अपॉलॉजी मोड में क्यों नहीं आते, क्योंकि ऑफिशियल अपॉलॉजी का मतलब है उनको मुआवजा देना पड़ेगा। माफी का मतलब ये है कि लूट के 45 ट्रिलियन डॉलर्स का हिसाब देना पड़ेगा, उन लाखों मौतों का जिम्मा लेना पड़ेगा। चोरी की चीजें जिससे उनके म्यूजियम्स भरे हुए हैं वो सब लौटाने होंगे, हाथ जोड़ के सर झुकाना होगा। चलो ना दो 45 ट्रिलियन डॉलर का हिसाब, उन लाखों जानों का तो आप अपनी ज़बान पे नाम भी मत लेना, पर जो कर सकते हो वो तो करो। कोहिनूर और बाकी आर्टिफैक्ट्स वापस देने में उनका क्या जाता है, चलो वो भी एक बारी के लिए साइड में रखते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के सर झुका के माफ़ी, इसमें क्या? ये माफ़ी क्या आपके संस्कार में नहीं है? एक्चुअली नहीं है, ये सिर्फ हमारी मिट्टी की देन है। सर झुकाना, सम्मान देना, माफ़ी मांगना हमारी संस्कृति है, एंड आई एम ब्लडी प्राउड ऑफ इट। ब्रिटिश हिपोक्रेसी ये नहीं है कि वो इंडिया को क्रिटिसाइज करता है, हिपोक्रेसी ये है कि वो खुद हमारे यहाँ की कई सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेवार है, इंक्लूडिंग द क्रिटिकल इशू ऑफ कश्मीर, लेकिन वो हाथ जाड़ अलग हो जाता है और नसीहत देता है और ब्लेम हम पे डालता है। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि उनके जाने के बाद भारत बिखर जाएगा, लेकिन आज हम उनसे भी बड़ी इकोनॉमी बन के खड़े हो गए हैं और भगवान करे आगे और बढ़ते रहें। देखो, कॉलोनियल हिस्ट्री को याद रखना जरूरी है, इसलिए नहीं कि हम नफरत फैलाएं, इसलिए कि हम कहीं दोबारा उनकी नैरेटिव के शिकार ना बन जाए। हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, कहीं उनके नैरेटिव में उलझ के फिर सेल्फ डाउट में ना चले जाएं। बस यही कारण है कि इसे याद क्यों रखना जरूरी है। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि ब्रिटिश एरा ने हमें क्या दिया, लूट या फिर डेवलपमेंट? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए, इसी सवाल के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लौट के ज़रूर आइए। फिर मिलूंगी मैं आपसे जल्द ही एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।